तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन मेथड्स को स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम और स्टार्ट करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड की डेफिनेशन आपको समझा दी थी, बता दिया था कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमारी होती है एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन हमारा है। इसके अंदर जो मटेरियल हमारा होता है वो लीनियरली इलास्टिक होता है, मतलब WSM जो हमारा होता है वो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं, वो समझना आप। सपोज अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करता हूं तो ये हमारा स्ट्रेन होता है और ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस यहाँ पे होता है। अगर एक कर्व मैं यहाँ पे बनाऊं, ये कर्व आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए बना हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं WSM और LSM कि WSM और LSM आपका क्या होता है। तो अब WSM जो थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपकी थी, इसने क्या किया, इस मेथड के अंदर मटेरियल लिया और मटेरियल के ऊपर लोड लगाया। ठीक है, ये मटेरियल के ऊपर आपने क्या किया, लोड लगाया। लोड लगाया तो स्ट्रेस यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। लोड लगाते जा रहे लगाते जा रहे लगाते जा रहे। अब इन्होंने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा मिला मुझे जहां पर मैं थोड़ा सा भी अगर लोड को बढ़ाता हूं तो एक लार्ज डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब स्ट्रेस तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन डिफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए WSM जो थे वो मटेरियल की इतनी स्ट्रेंथ पर ही क्या हो गए, सीमित हो गए। इसके आगे वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैं थोड़ा सा भी लोड यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो हमारा जो मटेरियल है वो फेल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है ये बी पॉइंट होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि WSM जो हमारा होता है वो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है और मटेरियल हमारा लीनियरली इलास्टिक यहाँ पे होगा। इसके बाद LSM आए। LSM ने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो चेक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसके आगे मैं सिर्फ चेक करने के पर्पज से आगे जाता हूं, क्या सच में मेरा मटेरियल इसके आगे जाके फेल होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, आगे बढ़े। आगे जैसे ही ये बढ़े, इन्होंने देखा कि डिफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, फिर भी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर इन्होंने देखा कि एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलता है कि यहाँ पे फिर से मटेरियल का जो स्ट्रेस आपका है वो बढ़ना चालू होगा, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ना चालू होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पोर्शन आपको मिला जहां पे आपको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, भाई डिफॉर्मेशन तो आ रहा है लेकिन मटेरियल मेरा फेल नहीं हो रहा है, मटेरियल में तो फिर से आगे जाके स्ट्रेंथ बढ़ने वाली। क्लियर? इसलिए LSM जो आपके थे वो कहां तक गए, इसके अल्टीमेट पॉइंट तक। कहां पे पहुंचे, अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचे और इन्होंने मटेरियल की फुली स्ट्रेंथ को क्या किया, यूटिलाइज किया। क्लियर? अब ये वाला जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये आपका कौन सा होता है, प्लास्टिक जोन होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो लिमिट स्टेट मेथड आपकी होती है वो आपका प्लास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस था जो आपको WSM और LSM में मुझे समझाना था। ठीक है, आई बात समझ में? अब अपन WSM से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बोला था कि जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड होती है ये हमारी एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन होती है। क्लियर? तो दिस was the traditional method of design. Traditional method of डिजाइन। क्लियर? ये हमारी क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन है। क्लियर? जिसके अंदर जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो मटेरियल हमारा है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। क्लियर? तो मटेरियल इज एज्यूम्ड टू मटेरियल इज एज्यूम्ड टू, कैसा अपन ने माना है यहाँ पे, मटेरियल बिहेव लीनियरली इलास्टिक मैनर, बिहेव linearly elastic
मैनर। क्लियर? कैसा बिहेव कर रहा है? लीनियरली इलास्टिक मैनर में बिहेव कर रहा है। क्लियर? अभी मैंने आपको समझाया कि WSM जो हमारी होती है वो पूरी की पूरी इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होती है। क्लियर? तो WSM बेस्ड ऑन WSM based on इलास्टिक थ्योरी। WSM जो आपका होता है वो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है। क्लियर? फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि भाई जो स्ट्रेसेस आपकी होंगी उसको आपको क्या करना है? बिलो रखना है परमिसिबल स्ट्रेस से। क्लियर? तो स्ट्रेस विद इन द मटेरियल, स्ट्रेस, ये पॉइंट मैंने कल भी आपको बताया था कि स्ट्रेस विद इन द मटेरियल, विद इन द material, stress within the material is not allowed to, is not allowed to exceed the permissible stress, exceed the permissible stress। ये बोला था कि मटेरियल की जो स्ट्रेसेस होंगी वो अपने को यहाँ पे चीज ध्यान रखना है कि आप क्या ना हो? परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा ना हो। क्लियर? फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा होता है उसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो हम परमिसिबल स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो याद रखना आप। ठीक है? परमिसिबल स्ट्रेस आपकी क्या कहलाती हैं? क्लियर? तो परमिसिबल स्ट्रेस आपकी कहलाती हैं, देखो यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है? ये आपकी क्या होती है? ये आपकी परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पर होती है। क्लियर? तो कैसे अपन परमिसिबल स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल की जो स्ट्रेंथ हमारी होगी उसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कर दें? डिवाइड यहाँ पे कर दें। ठीक है? इतनी बात आई समझ में? ठीक है? अब अपन यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो क्या होती है। क्लियर? मटेरियल की स्ट्रेंथ तो आपको पता है, FC की आप निकाल ही लोगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट। ठीक है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए अपन देख रहे हैं फॉर कंक्रीट की अपन यहां पे बात कर रहे हैं। क्लियर? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट अपन यहां पे देखेंगे। तो देखो सबसे पहला यहां पे आता है इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन। और बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर जो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो होती है आपकी 3। कितनी होती है? 3 आपकी होती है। ठीक है? नेक्स्ट आता है इन डायरेक्ट कंप्रेशन, इन डायरेक्ट कंप्रेशन। क्लियर? बेंडिंग कंप्रेशन में कितना रहेगा? आपका 3 रहेगा, और डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर आपका कितना रहेगा? 4 रहेगा। क्लियर? कितना रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। ठीक है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर
स्टील। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील की अगर मैं बात करूं तो स्टील के अंदर क्या आता है, आपका टेंशन आएगा। क्लियर, तो इन बेंडिंग टेंशन अपन देखेंगे इसके अंदर, इन बेंडिंग बेंडिंग टेंशन। तो बेंडिंग टेंशन में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स जो आपका होता है कितना होता है, अप्रोक्स जो आपका होता है कितना होता है, 1.8 आपका होता है। कितना होता है, 1.8 आपका होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर कितनी होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर कितनी होती है, बेंडिंग टेंशन में स्टील के अंदर बेंडिंग टेंशन में कितनी आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर होती है। क्लियर, तो ये बेसिक अपन ने यहाँ पे देख लिया है भाई, कि बेसिक जो था कि हमारी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होती है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन है ये, इसके अंदर मटेरियल को लीनियरली इलास्टिक मैनर में बिहेव करता है, एज्यूम करके अपन चलते हैं, इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है, और मटेरियल की जो स्ट्रेस आपकी है वो परमिसिबल स्ट्रेस से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई है। क्लियर, इसके बाद अब अपन बात करेंगे यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की क्या क्या लिमिटेशंस यहाँ पर हैं। ठीक है, अपन किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जैसा कि मैंने कल की क्लास के अंदर भी आपको यहाँ पे बताया था, ये जो अजम्पशन आपका है, स्ट्रेस विद इन द मटेरियल इज नॉट अलाउड टू एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेस। क्लियर, ये मैंने पॉइंट बोला था। लेकिन आपको पता है कंक्रीट के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि क्रीप आपका होता है, श्रिंकेज आपका होता है। क्लियर, दैट इज द टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। क्लियर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस हैं वो आप परमिसिबल स्ट्रेस से कम रख पाओ। क्लियर, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं जो आपको टाइम के साथ ही पता चलेंगे, अभी तो आपको नहीं पता चल पा रहे हैं। क्लियर, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर ये एक लिमिटेशंस हो जाती है WSN की, क्योंकि WSN ने ऐसा मान तो लिया है, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन आगे। क्या बोला मैंने, इट मे नॉट बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल, not be possible to keep the stresses, to keep the to keep the stresses within permissible stresses, within permissible stresses। क्लियर, और ऐसा अगर मैंने यहाँ पे बोला है, ऐसा अगर मैंने यहाँ पे बोला है तो ये किस वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ, किस वजह से, सबसे पहला लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप, यही मैंने अभी आपको बोला था, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, ये आपके टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। क्लियर, नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये आएगा कि सेकेंडरी इफेक्ट जो आपका होता है, जो आप बोलते हो, क्लियर, सेकेंडरी इफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्लियर, तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप क्या बोलोगे, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस effect of stress concentration and other secondary effect, and other
अदर सेकेंडरी इफेक्ट। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आप एक चीज और नोटिस करो कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताई है, बेंडिंग कंप्रेशन में मैंने बोल दिया 3 ले लो, डायरेक्ट कंप्रेशन में 4 ले लो, और बेंडिंग टेंशन में आपका 1.8 ले लो। तो क्या इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोई साइंटिफिक बेस है? नहीं है। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे ली गई है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने एक्सपीरियंस बेसिस पे ली हुई है। तो जब हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि कोलैप्स होने के पहले हमारे स्ट्रक्चर के पास कितना एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता नहीं चल पाती कि एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था कोलैप्स होने के पहले। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे ली गई है ना, ये सारी की सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी एक्सपीरियंस बेसिस पर है, कोई भी साइंटिफिक बेस आपका यहाँ पर नहीं है। तो हमें कोलैप्स के पहले एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता नहीं चल पाता है कि कितना एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल था। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोलूंगा लिमिटेशंस में, इन WSM ऑफ डिजाइन, क्लियर, इन WSM ऑफ डिजाइन, actual margin of safety, actual margin of safety, actual margin of safety is not equal to factor of safety, is not equal to factor of safety। क्लियर? यूज्ड WSM, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM आपका यूज कर रहा है। क्लियर? ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपका होता है वो लीनियर नहीं होता है। क्लियर? तो क्या बोलोगे? यूज WSM बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन, बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपका है वो क्या है? इज नॉट लीनियर अप टू कोलैप्स। ठीक है, तो फेल होने जब आपका स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स होगा, तो हमें एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो WSM आपका यूज कर रहा है उसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बेसिस पर लिया गया है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो व्हाट इज द एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपका होता है वो क्या होता है? जो आपका कोलैप्स्ड लोड आपका है, जिस लोड पर आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? कोलैप्स्ड हो रहा है, और डिवाइड में आप लिखोगे वर्किंग लोड। आप डिवाइड में क्या लिखोगे? वर्किंग लोड आप लिखोगे। तो यह निकल के आया आपका एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या निकल के आया आपका? ये यहाँ पे निकल के आया आपका एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका होता है कोलैप्स्ड लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी होती है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और याद रखना है, नेक्स्ट लिमिटेशंस की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट लिमिटेशंस आपकी WSM की ये आती है कि जब स्ट्रक्चर के ऊपर साइमल्टेनियसली डिफरेंट लोडिंग आती है। सपोज ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डेड लोड आ रहा है, इम्पोज्ड लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है,
विंड लोड आ रहा, अर्थक्वेक लोड आ रहा, क्लियर। तो ये मल्टीपल आपके जो लोड्स हैं ये साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली अगर ये एक्ट होंगे तो इंडिविजुअल लोड का जो इफेक्ट इस स्ट्रक्चर पे आने वाला है उसको डब्ल्यूएसएम ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्लियर। उसको डब्ल्यूएसएम एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई इंडिविजुअल इफेक्ट जो आपका यहाँ पे आने वाला है वो क्या आने वाला है इस लोड का, क्लियर। तो क्या बोलोगे आप, WSM फेल्स टू क्लियर, किस चीज में फेल हो गया ये, डिस्क्रिमिनेट fails to discriminate between different type of load between different type of load that act simultaneously, that act simultaneously but have different degree of uncertainty, but have different degree of uncertainty। ठीक है, आई बात समझ में कि अगर साइमल्टेनियसली इसके ऊपर आपका लोड एक्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड होता है, तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, वहां पे फेल हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, इस सब के बावजूद भी, मतलब ये सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी आप अभी भी इस मेथड को एडॉप्ट करते हो। कहां पे एडॉप्ट करते हो, तो देखो, हाउएवर डिजाइन यूजिंग WSM, however design using WSM clear, using WSM is quite simplified and and this method is still adopted, and this method is still adopted, and this method is still adopted। कहां पे अडॉप्ट की जाती है, adopted for देखो कहां पे यूज करोगे आप इस मेथड को। सबसे पहला आरसी ब्रिज, हमें क्या बनाना है, अगर हमें आरसी ब्रिज बनाना है तो हम इसका यूज करेंगे, और ये आप करते हो IRC 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आज भी अगर मुझे वाटर टैंक का निर्माण करना है, किसका करना है, वाटर टैंक्स का अगर मुझे निर्माण करना है, तब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, क्लियर। और सी अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चिमनी आपका हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो गया, चिमनी आपका हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को बनाने में आज भी WSM का यूज करते हो, क्लियर।
अब आप यहाँ पे देखो, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, परमिसिबल स्ट्रेसेस पढ़ी थी, तो यहाँ पे अपन कंक्रीट और स्टील की परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालेंगे। बेंडिंग कंप्रेशन में क्या होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होती है, और स्टील की भी हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि क्या होती है हमारी परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्लियर? तो परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर कंक्रीट, सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, परमिसिबल स्ट्रेसेस permissible stresses for concrete। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस अपने को निकालना है, तो इसके लिए अपन एक टेबल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, और इस टेबल के अंदर अपने को कितने पार्टीशंस करना है, अपने को 3 पार्टीशंस करना है। पहला पार्टीशन अपना रहेगा यहाँ पे ग्रेड का, और एक रहेगा अपना बेंडिंग कंप्रेशन में, और एक रहेगा डायरेक्ट कंप्रेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, हाँ सबसे पहले बात करते हैं, पहला कॉलम अपन यहाँ पे बना लेते हैं ग्रेड का। क्लियर? कौन सा? कंक्रीट ग्रेड, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो आपको ग्रेड से ही पता चलेगी। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस अपन देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग कंप्रेशन में, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन। क्लियर? और ये होती हैं आपकी सिग्मा सीबीसी। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू होगी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो बेंडिंग कंप्रेशन में आप जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं उसको सिग्मा सीबीसी बोलते हो। ठीक है, अब देखेंगे अपन परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन में। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या आ जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन, इसको बोला जाता है सिग्मा सीसी इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? अभी अपन ने कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है, अब अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्रेड आ गया समझ में, तो अपन यहाँ पे ग्रेड ले लेते हैं। सबसे पहला M15, ठीक है, फिर ले लेते हैं अपन यहाँ पे M20, ठीक है, फिर अपन ले लेते हैं M25, और नेक्स्ट अपन लेते हैं M30। क्लियर? आगे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालना है, तो अपने को पता है कि हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं, क्लियर, क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस होती है। यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, परमिसिबल स्ट्रेस जो हमारी होती है वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो होती है आपकी क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यही होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो देखो M15 अगर आपका ग्रेड है तो मटेरियल की स्ट्रेंथ आपकी कितनी होगी, मटेरियल की स्ट्रेंथ हो जाएगी 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और बेंडिंग कंप्रेशन में जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस हमारी क्या हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, देखो 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 मतलब 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यही आ जाएगा। हाँ, आएगा कि नहीं आएगा,
जल्दी बताओ। हाँ, अब देखो, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन में मैं बात करूं तो क्या लिख दोगे आप, 15 डिवाइड बाई 4, 15 डिवाइड बाई 4 मतलब 3.75। तो अप्रोक्स अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे 4 न्यूटन पर स्क्वायर ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 4 न्यूटन पर यहाँ पे ले लेंगे। तो आप परमिसिबल स्ट्रेसेस ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे कॉलेज टाइम में थे तो कॉलेज टाइम में आपको कोड में मिल जाती थी, आईएएस कोड के अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली आप 20 को डिवाइड करोगे यहाँ पे 3 से, 25 को डिवाइड करोगे 3 से, 30 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर। तो M20 के लिए जो आपका आने वाला है वो आएगा 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। M25 डिवाइड बाई आप 3 करोगे तो ये आपको मिलेगा 8.5 न्यूटन पर स्क्वायर। और M30 की अगर मैं बात करूं तो M30 के लिए आपका कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन पर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर क्लियर। तो ये आपकी सिग्मा सीबीसी हो गई है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं M20 के लिए, तो M20 के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन में ये 5 न्यूटन पर स्क्वायर, फिर आपका 25 आया तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 न्यूटन पर M30 को करोगे तो 8 न्यूटन पर तो ये आपकी सिग्मा सीसी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस आ गई हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 8 डायरेक्ट कंप्रेशन में। और ये आपका किसके अंदर आ गया है, ये आ गया आपका बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर। क्लियर। ये किसके अंदर आ गया आपका, बेंडिंग कंप्रेशन के अंदर आपका आ गया है। आई बात समझ में। हाँ, बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब परमिसिबल स्ट्रेसेस किसके लिए, स्टील के लिए। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील। ठीक है, अब अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, स्टील के लिए यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन टेबल बनाएंगे एक। और यहाँ पे भी आपका सबसे पहला आएगा कॉलम जो परमिसिबल स्ट्रेस का आ जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा कॉलम जो आपका रहेगा वो आपका ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉलम जो रहेगा वो भी आपका ग्रेड का रहेगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, नेक्स्ट Fe 250। ठीक है, और आपको पता है जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो Fe 415 और Fe 500 आपका इन दोनों के लिए सेम स्ट्रेसेस आपकी आ जाए। ठीक है, चल अब एक एक करके अपन समझते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आप जो परमिसिबल स्ट्रेसेस निकाल रहे हो वो आप निकालोगे किसके अंदर, टेंशन के अंदर। क्लियर। तो ये हो गया आपका इन टेंशन। इन टेंशन में अगर मैं बात करूं तो ये आपकी होती है सिग्मा एस टी। क्या होती है, सिग्मा एस टी। यहाँ पे भी आपकी दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन आपकी क्या बनती है कि जो रेनफोर्समेंट आपका है उसका डाया जो है, डाया अप टू 20 mm, डाया आपका कितना है 20 mm तक अगर आपके बार का डायामीटर है। और दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे बनती है कि जो डाया आपका है वो ग्रेटर देन हो जाए आपका 20 mm से। क्या हो जाए, 20 mm से आपका ज्यादा हो जाए। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, स्ट्रेसेस आप यहाँ पे निकालोगे। क्लियर। ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 250 डिवाइड बाई टेंशन में कितनी थी आपकी 1.8 थी ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 250 को आप 1.8 से कर दो डिवाइड, कर दिया तो 138 पॉइंट कुछ आपका आएगा, मतलब लगभग 140 में यहाँ पे बोलूंगा 140। क्लियर। और इसके लिए जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 230। क्लियर। लेकिन जब डाया आपका 20 mm से ज्यादा हो जाता है तो Fe 250 के लिए जो सिग्मा एस टी की वैल्यू होगी, क्लियर, वो 130 हो जाएगी। लेकिन ये आपकी सेम ही रहने वाली है, कितनी, 230 ही आपकी यहाँ पर रहेगी। क्लियर। अब टेंशन की बात छोड़ दें अगर हम, तो दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पे बनती है कॉलम। क्लियर। अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम अगर आपने बनाया है, कॉलम के अंदर जो रेनफोर्समेंट आया है तो उस पर तो कंप्रेशन आएगा। तो सिग्मा एस सी की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो सिग्मा एस सी के केस में जो Fe 250 के लिए आपकी होंगी वो 130 रहेंगी, और Fe 415 और 500 के लिए आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 हो जाएगी। कितनी हो जाएंगी आपकी, 190 आपकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। अब थर्ड केस जो आपका यहाँ पे बनता है वो बनता है आपका फॉर कंप्रेशन बीम एंड स्लैब। फॉर कंप्रेशन बीम और स्लैब। ठीक है। बीम और स्लैब की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा सिग्मा एस सी, जो सिग्मा एस सी की आपकी वैल्यू है, और 1.5 इंटू एम। कितना बोला मैंने, सिग्मा एस सी और 1.5 इंटू एम। क्लियर। विच एवर इज लेस, इन दोनों में से भी जो वैल्यू आपकी कम होगी तो आप वो बोल सकते हो विच एवर इज लेस, जो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, कम आपका होगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको। ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एक नोट डाला है। स्मॉल एम जो आपका यहाँ पे है, ये स्मॉल एम आपका होता है मॉड्यूलर रेशियो। स्मॉल एम आपका क्या होता है, स्मॉल एम आपका होता है मॉड्यूलर रेशियो। और मॉड्यूलर रेशियो की जो वैल्यू आपकी होती है वो क्या होती है, देखो, मॉड्यूलर रेशियो आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका ये मॉड्यूलर रेशियो आपका होता है। या फिर आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा इसका, अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी आपने यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो होता है स्मॉल एम। ये स्मॉल एम जो दिया है ना 1.5 इंटू स्मॉल एम। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मॉड्यूलर रेशियो आपका यहाँ पर होता है। आई बात समझ में। ठीक है। तो ये आपकी स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस हो गई हैं। क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको कि जब भी हम क्या करेंगे, हम विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड की बात करेंगे उसको हम डिजाइन में कंसीडर करेंगे। तो ये जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, ये कंक्रीट की हैं, ये स्टील की हैं, इसको आपको कितना इंक्रीज कर देना है, इनको आपको इंक्रीज कर देना है 33.33%। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज अ एमसीक्यू पूछा जाता है। क्लियर।
एज अ एमसीक्यू ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे एक नोट पॉइंट की। ठीक है, एक नोट अपन यहाँ पे देखेंगे और नोट अपना ये बोलता है, क्या बोलता है? इफ द इफेक्ट ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड, इफ द if the if the effect of wind and wind and earthquake load is taken into consideration, is taken into consideration, taken into consideration, then the permissible stress, then the permissible stress ठीक है, देन द परमिसिबल स्ट्रेस, स्ट्रेसेस लिख लो, स्ट्रेसेस इंक्रीज्ड बाय कितना? 33.33% और 33.13%। कितना इंक्रीज करना है? इतना आपको इंक्रीज कर देना है। अगर आप विंड और अर्थक्वेक लोड को डिजाइन के अंदर कंसीडर्ड करते हो तो। क्लियर बात? कर लोगे कंसीडर? हाँ, क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है अब अजम्पशन ऑफ WSM। अजम्पशन ऑफ WSM। WSM जो मेथड हमारी है, इस WSM मेथड के क्या क्या अजम्पशन हैं, मतलब यहां से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो अजम्पशन होता है ये आपने पहले भी सुना होगा, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। क्लियर? ये आपने अजम्पशन सुना होगा। पहला अजम्पशन आपका जो WSM का है वो क्या है? प्लेन सेक्शन क्लियर, remains plain before and after बेंडिंग। क्लियर? बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद आपका जो सेक्शन है वो आपका प्लेन ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है आपका कि जो स्ट्रेन का वेरिएशन होगा वो आपका लीनियर होगा।
क्लियर। स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा वो आप कैसा लोगे, वो आप लीनियर कंसीडर करोगे स्ट्रेन वेरिएशन। क्लियर। तो यहां पे लिखे देता हूं मैं, this assumption mean that strain, इसका मतलब क्या हो गया, दिस assumption mean that strain at any point on the cross section, at any point of the cross section is is directly directly proportional directly proportional to directly proportional to its its distance distance from neutral axis क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, इट मीन स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। आई बात समझ में कि जो पहला अजम्पशन यहाँ पे बोला है कि प्लेन सेक्शन जो आपका है वो रिमेन्स प्लेन होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेन वेरिएशन जो रहेगा वो लीनियर रहेगा। कैसे समझना है, अगर मैं एक यहाँ पे बीम बनाता हूं, ये बनाई बीम एक, ठीक है। अब इस बीम के ऊपर आपका क्या आ रहा है, इस बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका आ रहा है, यूडीएल आपका लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस बीम की मैं बात करूं तो ये इस बीम का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और अगर आप इसका क्या करो, स्ट्रेन वेरिएशन बनाओ, ठीक है। आप अगर इसका स्ट्रेन वेरिएशन बनाओगे तो ये स्ट्रेन वेरिएशन आप देख रहे हो यहाँ पे कैसा रहने वाला है, लीनियर रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। अगर अब भी समझ में नहीं आया है कि स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर है, तो कहने का मतलब है कि बार्पिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, बार्पिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। डिफ्लेक्टेड शेप की अगर मैं बात करूं तो डिफ्लेक्टेड शेप आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसा होगा आपका डिफ्लेक्टेड शेप। हाँ,
ये न्यूट्रल एक्सेस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बार्पिंग नहीं होनी चाहिए। बार्पिंग मतलब कुछ इस टाइप से, ये नहीं होना चाहिए, नो बार्पिंग अकर्स, ठीक है। ये क्या है आपका बार्पिंग, ये बार्पिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब बार्पिंग का मतलब वही हो गया कि स्ट्रेन और स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन का जो वेरिएशन आपका है वो आपका लीनियर यहां पर रहना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अजम्पशन की यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट अजम्पशन आपका बोला गया है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है वो आप स्टील और कंक्रीट का वो आप लीनियर अज्यूम करके चलोगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप for steel and concrete, for steel and concrete, steel and concrete are assumed to be linear, are assumed टू बी लीनियर। आप कैसा मान के चलोगे इन दोनों का जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, लीनियर आप यहाँ पे मान के चलोगे। क्लियर। सेकेंड चीज ये भी आपको देखना है कि स्टील और कंक्रीट के अंदर किसी भी प्रकार का स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग ना हो तो आपको स्ट्रेन कॉम्पैटिबिलिटी भी कंसीडर करना है। ये भी WSM ने बोला है, टू इंश्योर नो स्लिपिंग कंडीशन, टू ensure no slipping condition, to ensure no slipping condition be consider strain compatibility, be consider strain compatibility। और मैं आपको बता चुका हूं स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन होता है उसी पॉइंट पर स्टील के अंदर जो स्ट्रेन होगा वो आपका बराबर होगा। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब यही होता है दैट इज एट एनी पॉइंट, दैट इज एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो एट एनी पॉइंट स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन strain in steel, strain in steel is equal to strain in concrete at that point, at that point। ठीक है। अगर उसी पॉइंट पे अपन बात करें तो कंक्रीट के अंदर भी जो स्ट्रेन आपका होगा वो भी आपका क्या होगा, आपका सेम होने वाला है। क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टील के अंदर आपका स्ट्रेन है, क्लियर, उसका एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है कंक्रीट के साथ। क्लियर। मतलब एक कांस्टेंट फैक्टर आपका यहाँ पे बनता है और उस कांस्टेंट फैक्टर को आप मॉड्यूलर रेशियो के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो आप? मॉड्यूलर रेशियो के नाम से जानते हो। ठीक है। जो अभी मॉड्यूलर रेशियो आपने पढ़ा था ना, आप उसको मॉड्यूलर रेशियो के नाम से जानते हो। मैंने क्या बोला? स्ट्रेन इन स्टील जो आपका है, क्लियर, तो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे कंक्रीट के साथ देखने को मिल रहा है। मतलब किसके द्वारा? एक कांस्टेंट फैक्टर के द्वारा। और उस फैक्टर को आप मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पे बोलते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई इन्होंने मॉड्यूलर रेशियो को भी क्या करके रखा हुआ है? कंसीडर यहाँ पे करके रखा हुआ है। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि दिस मीन्स द स्ट्रेन, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे लिखते हैं
This means the strain in steel, the strain in steel, the strain in steel to have a constant relationship, to have a constant relationship, constant relationship with the concrete, with the concrete के साथ adjoining by means of by means of a constant factor. Clear? This factor is called as, this factor is called as modular ratio. Modular रेशियो, आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको मॉड्यूलर रेशियो बोलते हो। ठीक है, अब मॉड्यूलर रेशियो, तो आपको मॉड्यूलर रेशियो तो मैंने बता दिया है कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, बताया कि नहीं? हाँ, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है आपका? मॉड्यूलर रेशियो आपका होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का रेशियो होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो आपका क्या होता है? हाँ, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका? ऑफ स्टील, ऑफ स्टील, और आप कैसे डिनोट करते हो? ई एस से। टू डेट ऑफ कंक्रीट, टू डेट ऑफ कंक्रीट, और कंक्रीट का क्या होता है? ईसी। तो मॉड्यूलर रेशियो स्मॉल एम से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये हो जाएगा ई एस अपॉन ईसी। ई एस अपॉन ईसी। क्लियर? लेकिन क्या होता है, ये जो वैल्यू आपकी होगी, ये वैल्यू हर ग्रेड के लिए क्या हो जाएगी? डिफर आपकी करेगी। क्लियर? तो बट दिस वैल्यू विल वेरी, बट दिस वैल्यू विल वेरी। क्लियर? ये चेंजेस आपकी होगी। क्लियर? फॉर ऑल द ग्रेड, फॉर ऑल द ग्रेड, ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ईसी आपका होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, तो सबके लिए आपका मॉड्यूलर रेशियो अलग अलग आने वाला है। क्लियर? ऑफ कंक्रीट, ऑफ कंक्रीट, हेंस आप क्या करोगे? आप फिर मॉड्यूलर रेशियो स्मॉल एम इक्वल टू क्या लोगे? 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सीबीसी। आप ये वाला फॉर्मूला लो, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालो वैल्यू। ठीक है, तो रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए आप जब डिजाइन करते हो ना, दिस फॉर्मूला आप ऐसा बोल सकते हो, टेकन फॉर द कैलकुलेशन इन आरसीसी डिजाइन। ठीक है, टेकन फॉर, ये जो फॉर्मूला आपका है, आप क्या बोलोगे? टेकन फॉर द कैलकुलेशन
कैलकुलेशन इन आरसीसी डिजाइन। जब भी आप आरसीसी की डिजाइन करोगे आप एक फॉर्मूला यहां पर ले लो। क्लियर? आई बात समझ में? कैलसी आप लोगों ने रखा हुआ होगा अपने पास में, रखा है या नहीं रखा है? नहीं रखा है तो निकालो फिर। हाँ, ठीक है, क्योंकि अपन कर रहे हैं अब यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, और ये टेबल हमारी बन रही है किसके लिए? देखो यहाँ पे अपन कंक्रीट का ग्रेड लिखेंगे और उस ग्रेड के लिए कितना सीवीसी हमने निकाला हुआ था, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, और यहाँ पे अपन निकालेंगे मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो, और मॉड्यूलर रेशियो आपको पता है स्मॉल m आपका होता है 280 डिवाइड बाई 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। ठीक है, तो ग्रेड की बात करें तो आप यहां पर M15 से ले लो। M15 आपका हो गया, M20 आपका हो जाएगा, M25 आपका हो जाएगा। क्लियर? M30 आपका हो जाएगा, M35 आपका हो जाएगा। क्लियर? M40 ले लो, M40 ले लिया, M45 ले लो और M50 आप। ठीक है, सिग्मा सीबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता है इसकी जो वैल्यू रहेगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल चुके हो आप। देखो 15 के लिए आपने 5 निकाला था। क्लियर? फिर आपका 7 आया था, फिर आपका 8.5 आया था, 30 तक निकाला था आपने। क्लियर? 35 का आप निकाल सकते हो। 35 डिवाइड बाई 3 तो करना है आपको। 35 डिवाइड बाई 3 आप करोगे तो 11.5 आपका यहाँ पे आएगा। और M40 की बात यहाँ पे करूं तो इसके लिए आपका 13 आएगा। क्लियर? M45 के लिए आ जाएगा आपका 14.5 और M50 के लिए आएगा आपका 16। ठीक है, तो ये सिग्मा सीबीसी हो गई है। अब देखो सिग्मा सीबीसी मिल गया ना, तो 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 आप कर दोगे तो M15 के लिए आपका मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना वैल्यूज को। क्लियर? ये आएगा आपका 18.67। M20 की अगर मैं बात करूं तो M20 के लिए आप लोगों ने बीटेक के टाइम पे रट ली होगी ये वाली वैल्यू, 13.33 मॉड्यूलर रेशियो आपका होता है। M25 की बात करूं तो 10.98 आपका होता है। कितना होता है? 10.98 आपका होता है। M30 की अगर मैं बात करूं तो 9.33 आपका हो जाएगा। 9.33 आपका हो जाएगा। ठीक है, 35 की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो 8.11, 8.11, और M40 के लिए आपका कितना आएगा? 7.118, सॉरी 7.18। ठीक है, M45 का आपका आएगा 6.44, 6.44, और M50 का आपका जो है वो आ जाएगा आपका 5.83। ठीक है, आप देखो जैसे जैसे ग्रेड आपका बढ़ता जा रहा है सिग्मा सीबीसी आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन मॉड्यूलर रेशियो आपका क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। मॉड्यूलर रेशियो आपका क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्लियर? आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये जो मॉड्यूलर रेशियो आपने यहाँ पे लिया हुआ है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट को भी कंसीडर करता है। क्लियर? तो कैसे लिखना, यहाँ पे नोट लिख देता हूं मैं। एक नोट आपका है कि मॉड्यूलर रेशियो पार्शियली अकाउंट, मॉड्यूलर रेशियो
partially account for long term effect of long term effect of creep and श्रिंकेज आपका हो गया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप इन कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट के अंदर जो आपका क्रीप होता है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत ही कंसीडर करके चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके यहाँ पे अजम्पशन जो चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर हम कंक्रीट को टेंशन साइड अगर क्रैक कर देते हैं तो फिर सारा का सारा जो टेंसाइल लोड होगा वो आपका स्टील के द्वारा लिया जाना चाहिए। क्लियर? तो आफ्टर कंक्रीट क्रैक ऑन टेंशन साइड, आफ्टर concrete crack on tension side, all the tensile load taken up by steel। ठीक है, स्टील के द्वारा पूरा टेंसाइल लोड लिया जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो ये जो आपके थे ये आपके पूरे के पूरे यहाँ पे अजम्पशंस हो चुके हैं जो WSM के अंदर अपने को लेना है। ठीक है, याद रखना ये अजम्पशन सारे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम WSM से डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन से या इक्विवेलेंट सेक्शन से। अगर आज की क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, क्लास ओवर।